डिपो खोलने का कोई टाइम बाउंड इनके पास कोई जवाब है कि 30 साल तक 15 साल से नया जो फेयर प्राइस शॉप नहीं खुली है और 30 वर्षों से सरकारी डिपो नहीं खुला है। तो मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या कोई टाइम बाउंड है आपके पास, कोई टाइम बाउंड बताएंगे, कोई टाइम लिमिट बताएंगे कि इस टाइम के अंदर हमारी सरकार नए जो है फेयर प्राइस शॉप और डिपो खोलने जा रही है प्रोग्राम आपका कोई? देखो, बड़ा जेन्युइन कंसर्न है सर, और मुझे लगता है हमें सारे विधायक जो यहाँ बैठे हैं उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने चेयरमैन ही विधायकों को बना दिया। पहली जो चीज़ थी उसमें अमेंडमेंट करेगी, जो 1600 नई फेयर प्राइस शॉप्स खोलने जा रही हैं। अब ये लोगों को जंगल में जाने से, शेरों से भी बचा सकते हैं और जिम्मेदारी भी अब इनकी होगी। आई थिंक चुने हुए नुमाइंदों का हमें एहतराम करना चाहिए, अदब यही कहता है, बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ऑल द न्यू फेयर प्राइस शॉप्स विल बी सिलेक्टेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली। और दूसरी बात है सर, बिल्कुल इनके साथ परसों हमारी चर्चा हुई, हम कोशिश करेंगे ये जो 16 के बाद के लोग हैं उसमें हमें आप सब की जो 28 साथी उस साइड बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हम चाहते हैं हम सारे इकट्ठा होकर जाएं और उनसे हमारा निवेदन करेंगे कि हमें कुछ स्पेशल स्टेट समझकर स्पेशल कोटा दिया जाए, सो दैट वी कैन हेल्प द नीडी पीपल। थैंक है। सर मंत्री साहब, सर सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, दिल्ली जाऊंगा आपके पोल खोलने के लिए, आपने 10 साल में तबाही की है, मैं जरूर इंशाल्लाह। जान साहब आप मेरे पड़ोसी हैं यार। जान साहब आप मेरे पड़ोसी हैं यार, मुझे क्यों तंग करते हो? सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि आज अगर आप पिछले लगभग ये इस ऑर्डर के बाद जो मैंने पढ़ा, इसके बाद कितने डाइवोर्स हो गए, कितनी फैमिलीज अलग हो गई, और सेपरेशन अलग से जो हमारा राशन कार्ड का बहुत बड़ा इशू है, सेपरेशन होती है, बेटे और बाप के बीच में होती है, भाई भाई के बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच सेपरेशन होती है, तो दूसरा राशन कार्ड नहीं बनता। राशन कार्ड के बगैर आप अपना आधार कार्ड नहीं बना सकते हो, आप अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकते इंडिया की। तो एक तो हमारे ये सप्लीमेंट्री के साथ में मैं एक जानना चाहता हूँ इनसे कि ये जो जब ये सारा डिजिटल हुआ, सारा ऑनलाइन किया गया, तो उस समय हमारे गांव के सीधे साधे लोगों को उन्होंने जिस कंप्यूटर वाले के पास गए, जिसके पास गए, उसने पूछा भाई साहब कितनी ज़मीन है, उसने कहा जी मेरे पास तो 20 कनाल ज़मीन है, जबकि रिकॉर्ड में उसकी 5 थी और उसने लिखा दी क्योंकि कुछ स्टेट थी कुछ दूसरी थी, तो उसको उसने काट के रख दिया, उसको APL में कर दिया। और अब वो लोग बेचारे जो डिजर्विंग हैं, AAY में डिजर्विंग है, अब कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैं मिनिस्टर साहब को कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा इसके लिए, और जो जेन्युइन केसेस हैं आज भी जो देखिए इसमें AAY में सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि आपकी जो स्कीम है बेटी की शादी पे आप सरकार उसको एक गरीब परिवार को देती है, जब उस कैटेगरी में नहीं है, वो डिजर्विंग है, उसका नाम उस ऑनलाइन के सिस्टम में गलती से कट गया, तो उसका जब उस कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो आपने जो फॉर्मेलिटीज़ रखी हैं इसको थोड़ा ईज़ कीजिए, ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको इस AAY कैटेगरी में लाया जाए, PHS कैटेगरी। ठीक है, आपकी सजेशन आ गई। दूर दराज का एरिया है, बहुत पहाड़ी एरिया, मैंने बात करी कि अभी भी 5-5, 6-6 किलोमीटर हमारा लाठी का एरिया है, हमारा मरोठी का एरिया है, हमारा तारलदा का एरिया, कोडी बर्मीन का एरिया है, सत्यालता वगैरह, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि स्पेशली कोई ऐसे दूर दराज कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कोई खास प्लान है इनके पास, को उनको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करके नए फेयर प्राइस छाप देंगे। आपकी सजेशन आ गई, इनकी सजेशन, इसकी सजेशन। सर बड़ी अच्छी सजेशंस माननीय विधायक जी की थी, और इनकी तकरीर में मैं सवाल भूल गया हूँ, बहुत सारे सवाल आगे पूरी तकरीर में, लेकिन खैर क्योंकि मैं इंचार्ज भी हूँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बनाया है, तो हम बैठकर
जो अच्छा रास्ता निकलेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वो हम करेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। मियां अली जी, मियां अली साहब, ये उद्धव देखो ना सर AQ नंबर 1308 चेन्नई कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल था, चेन्नई में सर एक चेन्नई का सवाल है। सर पहले सर AQ नंबर 1308 मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन मिनिस्टर। Sir, 1308 Sonmarg is a major tourist destination and the base camp of Shri Amarnath Ji Yatra. Baltar Murso SMA, a permanent 100-bedded hospital, has also been developed at Baltar under CSR. While as PAC Sonmarg, which is 110-bedded facility with minor OT, general ward, labor room, lab section, etc., is an en route health facility to Shri Amarnath Ji Yatra, which also caters to the healthcare requirements of general masses. The department has developed a robust mechanism in terms of deployment of additional manpower, facilitation of advanced machinery, equipment, drug consumables, etc., to ensure round-the-clock healthcare access to the tourist and local people during the Yatra period. PAC Sonmarg does not meet the criteria for full-scale upgradation as per IPHS 2022 norms. However, its capacity is enhanced during the peak periods through temporary reinforcement of manpower and infrastructure to manage the surge in demand. बस आपको कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, थैंक यू सर। शुक्रिया। नाउ शेख खुर्शीद अहमद, AQ number 545. मिनिस्टर इन चार्ज माइनिंग। Honorable Speaker, sir, AQ number 545. In order to streamline the minor mineral-based unit of stone crushers hot wet mix plants, the government notified SRO 60 of 2021 dated 23rd of February 2021, wherein stone crusher hot mix and wet mix plant established operate only securing consent to establish operate from the Jammu and Kashmir Pollution Control Board. B. No objection certified from the Deputy Commissioner concerned regarding title verification of the land. In this regard, the requested information reply has been received from Deputy Commissioner Kupwara that chunk of land measuring 5 canal under survey number 33 min 35 min located in Bil Madan village, Rashripura, Lari Gonapura, Tahsil Kajiabad has been identified for establishment of batching plant, bitumen plant and man store on temporary basis for a period of 30 months in order to meet the requirement for completion of RKCTC road, a national priority project by MOT. B. In terms of SRO 60 of 2021 dated 23rd February 2021, no NOC is required from Geology and Mining Department for installation of stone crusher unit. However, the requested information has been sought from Deputy Commissioner Kupwara, which calculated as under: lease under process, lease agreement under process, environmental clearance under process, NOC from I emphasis forest, Jal Shakti, PDD, RDD, health, education, ARTO, horticulture, agriculture and local inhabitants. C. After the NOSRO 60 of 2021, the functionality or non-functionality of stone crushers falls under domain of concerned district administration. The Deputy Commissioner Kupwara has intimated that the final call in the matter is yet to be taken. Various documents are still under process. अच्छा, ये सवाल पूछेंगे, पूछे सवाल। सर मेरा ही सवाल है सर, मेरा ही सवाल है पूछे। सर सप्लीमेंट्री इसमें मेरा ये है कि जो जवाब आया है, अगर हम ये जवाब सही माने तो
जो क्रशर प्लांट जो वहाँ पे लगा हुआ है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे ख्याल में जवाब से पहले फिर वो बंद होना चाहिए। हमने पूछा था क्या लीज एग्रीमेंट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ साथ जो अलग अलग महकमों की एनओसी ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, क्या वो सीख की गई है? तो जवाब आया है लीज एग्रीमेंट अंडर प्रोसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर प्रोसेस, एनओसीज फ्रॉम नहीं, ये एक सीरियस इशू है। एनओसीज फ्रॉम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट, जल शक्ति, आरडीडी, पीडीडी, हेल्थ, एजुकेशन, एआरटीओ, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड लोकल इनहेबिटेंट्स, सब कुछ अंडर प्रोसेस। लेकिन प्लांट जो है इस्टेब्लिश हुआ है, प्लांट जो है वो वहाँ पे जो है वो नहीं चल नहीं रहा है, अभी इंस्टॉल हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक आम व्यक्ति को, अगर एक गरीब को, एक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को अगर एक छोटा सा बिजनेस भी करना होता है, उसके लिए सारी एनओसीज होती है। हम खिलाफ नहीं है अगर वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए वो क्रशर बने, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सरकारी जो गाइडलाइंस है उनका मजाक बनाया जाता है। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से, क्या आप जब तक ये एनओसीज आएंगी तब तक क्या आप उसे सीज करेंगे? नहीं सीज देखिए ना, एमएलए साहब आप प्रश्न रखिए। सवाल है कि ये फॉर्मेलिटीज जो होती है ना, उसको चलाने के लिए वो फॉर्मेलिटीज अंडर प्रोसेस है ना, उसको अभी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो आपकी ग्रीवेंस क्या है? अगर उसने स्ट्रक्चर कुछ बनाया है लेकिन चलता कुछ नहीं है, तब तक चलेगा नहीं जब तक ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। ये कहते हैं फॉर्मेलिटीज हम पूरी जब करेंगे तभी दे देंगे इजाजत, तब तक इजाजत नहीं मिलेगी, यही कहना है आपका? स्पीकर साहब, मैं इनको अश्योर करता हूं, अगर उसके पास फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो यहाँ सेक्रेटरी साहब भी सुन रहे हैं, डायरेक्टर माइनिंग भी सुन रहा है, और मैं आपको यहाँ अश्योर करता हूं वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको पूरी फॉर्मेलिटी नहीं। यही तो मैं कर रहा, इंस्टॉल होने दीजिए ना, चलेगा नहीं। वो इंस्टॉल तो वो अलग प्रोसेस है। एडवोकेट एसडीएम है तो हम बताएंगे कि आप मकान बनाओ, लेकिन उसमें अब बाद में आप जो है रिहाइश पजीर हो जाओ, तो फिर इस लॉजिक से तो यही बनता है। क्वेश्चन एडवोकेट विजय कुमार जी। सर, क्वेश्चन नंबर 1196, मिनिस्टर इन चार्ज एफसीएस एंड कंज्यूमर अफेयर्स। पड़ा हुआ तो सबर किया, एक छोटी सी बात कहने दो यार। अभी AQ नंबर 1196 सर, इसका जवाब लगभग वैसा ही है जैसा हमने पहले बोला था कि हमारी सरकार की सर कमिटमेंट है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है, that the government shall fulfill its commitment at appropriate time of opening 1600 fair price shops, और our appropriate time will एक be। सवाल पूछे आप, एक सवाल जल्द। हाँ सर, मैं जो पहले भी मिनिस्टर साहब ने मनकोटे जी के जवाब में बड़ा डिटेल में वो इन्होंने आंसर दिया, मैं उससे मुतफिक हूँ। मेरा एक कहना ये है सर कि चूंकि जो सिस्टम है इसको अमेंडमेंट करना टाइम लगे वो ठीक है, पर आज की डेट में जो मेरा हीरानगर है इसमें 2500 राशन कार्ड हैं, 2 डिपो हैं, बेराज की 250 राशन कार्ड पर 1 डिपो होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि कम से कम मिनिस्टर साहब अपने डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दें, तो जो डिपो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए खुलता है, 6 बजे लोग आ जाते हैं सर, और उनको मिलता नहीं, कि कम से कम 10 दिन के लिए डिपो खुलना चाहिए। क्या म्यूनसिपलिटी है, क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों को सामान नहीं मिलता है सर, 10 दिन यही मेरा क्वेश्चन ओवर इज ओवर। Now ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबात ज़ाहिर नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 24, 31 और 33 जो 18 मार्च 2025 को पेश हुए थे, उन मुतालबात ज़ाहिर पर आज मजीद बहस होगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3:30 बजे बहस का जवाब दे देंगे, 3:30 बजे।
आप बहस का जवाब दे देंगे। तो तारिक आमिर साहब बात करेंगे, मगर मेहरबानी करके वक्त का ख्याल बोले 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 आप। सर बोले स्पीकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इजाज़त दी। आप बोले ये एजाज साहब, आप बोलने का मौका दीजिए। आप शुरू करेंगे। आप मैं शुरू कर रहा हूँ। जहाँ तक जो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से डिमांड्स पेश किए गए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में, मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में, जहाँ तक हमारे बजटरी एलोकेशंस का ताल्लुक है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बिकॉज उसी दायरे के अंदर हमारे डिमांड्स भी डिस्कस होंगे, डिसाइड होंगे इस हाउस में, वो काफ़ी नहीं है। मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, बल्कि ये सिर्फ हमारे लिए ऐसा नहीं किया गया, बल्कि डाउन साइज एलोकेशन हुए, कीपिंग इन व्यू जो प्राइस राइज है, जो इन्फ्लेशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो लाजमी तौर पर जो हमारे रुकूमात होने चाहिए। कोई बहस चल रही है, आप क्या कर रहे हो? आप बैठे मेहरबानी करके बैठे, बच्चे बहस चल रही है यहाँ, जिस पर बहस चल रही है। 1 मिनट क्या बोल सुनो आप, इसको बोलने दो तशरीफ रखिए आप तशरीफ। हाँ चले आप चले आगे। सर, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो रुकूमात चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, जिसका चर्चा पहले भी होता आया है जब यहाँ सरकार नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन अब जब कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई तो एलोकेशंस में इजाफा होना चाहिए था, वो फेवर नहीं, कीपिंग इन व्यू आवर रिक्वायरमेंट्स एंड कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन विच वी आर फेसिंग टुडे। बहरहाल, जहाँ तक एक अहम सेक्टर हमारा टूरिज़्म का, इसमें दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से मुतासर रहा हमारा टूरिज़्म सेक्टर बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वायलेंस, लेकिन अब जैसा कि जाहिर है कि अब फ्लो बढ़ रहा है टूरिज़्म का, टूरिस्टों का, तो उनके लिए जो सहूलियात चाहिए, फैसिलिटेट किया जाना चाहिए उस हद तक, जिस हद तक रिक्वायरमेंट्स हैं। और मेरी नज़र में आज तक जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें कमी है। कौन सुनता है? अलग मीटिंग हो रही है उधर, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बस यस। तो ऑनरेबल सीएम साहब की तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये गुजारिश कर लूँगा, जहाँ तक अभी यहाँ इस हाउस में चर्चा रहा, मुख्तलिफ जो हमारे काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, चाहे वो डेली वेजर्स है, कंट्रैक्चुअल्स, या जो हस्पतालों में काम करने वाले आर्जी मुलाजिमीन, या किसी भी लिहाज से वो आर्जी करार दिए गए हैं और काम कर रहे हैं कई सालों से। कमेटी बना दी है आपने, बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि एक SRO था 2017 में, उससे पहले भी आपके वक्त में भी उस बात 2000 जब आप थे चीफ मिनिस्टर, चर्चा हुई थी। फिर 2017 में एक SRO निकला, उस SRO के तहत स्लैब स्थाई हुए मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉइज़, उनकी तनख्वाहें, वेजेस के बारे में, जहाँ तक उस SRO का ताल्लुक है, उसे तो लागू किया जाना चाहिए। उसमें अगर रेगुलराइजेशन के बारे में कमेटी बनी है, मुनासिब हैं, लेकिन जहाँ तक SRO
17 का ताल्लुक है स्लैब्स जो मुकर्रर हुए हैं, नंबर 1। और दूसरा जहाँ तक मिनिमम वेजेस का ताल्लुक है सर, ये लेबर कॉन्फ्रेंसों ने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर तय किया है, रिकमेंडेशंस भेजी हैं। और जहाँ तक हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, उन्होंने भी एक स्लैब तय किया है पूरे मुल्क में। अगर उस स्लैब और हमारे मिनिमम वेजेस जो हमें हमारे वर्कर्स को यहाँ मिल रहे हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कम से कम एट पार लाने की कोशिश होनी चाहिए हमारी। अगर वो भी नहीं मुमकिन है, जो लद्दाख कल हमारा हिस्सा, एक साथ थे हम, हमारा हिस्सा क्या, हम उनके हिस्से थे, तो जो उनको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं आज, और ये नहीं कह सकते उनके रिसोर्सेज बढ़े, इट्स नॉट ट्रू। वो कल तक दे वर पार्ट ऑफ इट। जो उनको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, स्लैब जो मुकर्रर किया है उन्होंने, उसी सतह पर हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल, एडहॉक वगैरह उनको लाया जाए, ये मेरी गुजारिश है। बहरहाल दूसरा इसके साथ ही जो इस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी ख़ास तौर पर जो एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है वगैरह, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशंस मिल रहे हैं बेतहाशा। आई डोंट नो ये कौन सी नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। एक तो हुआ एक्सेप्शनली कहीं रिक्वायरमेंट हो, वो हो सकता है, दैट इज ट्रू, लेकिन अब इसको एक रूटीन बनाया जाए, नॉर्मल एक्सरसाइज बनाई जाए, मुझे नहीं लगता है ये मुनासिब है। ये हाउस मैसेज भेज दे कंसर्न क्वार्टर्स को, अनफ इज अनफ। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सटेंशन के लिए बनी नहीं है, बल्कि वो इसलिए बनी है ताकि तालीम का लेवल बढ़े। जम्मू की तरफ आप नज़र डालिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ के टीचर्स से बात कर लीजिए कभी आपको टाइम मिले सर। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ अब इवेंट ओरिएंटेड मरकज़ बन गए हैं, नॉट फॉर एजुकेशन। तालीमी मेयार बड़ा नहीं है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश मुख्तसर तौर ये है कि एक्सटेंशंस, चाहे वो ऑफिसर्स का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में बाकी लोग काम करने वाले हों, इनको एक्सेप्शनली देखा जाना चाहिए, ये एक नॉर्म नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही एक और महकमा आपके तहवील में है, वो है होम। मुझे मालूम है पुलिस का वगैरह सब कुछ, लेकिन मैंने गुजारिश की, एक असम्बली मेंबर हूँ, भेजा है मुझे यहाँ, कुछ तो कहूँ, कोई सुने ना सुने, कहाँ से कौन सा सेक्टर बना है हमारी बात सुनने के लिए, यही हाउस तो है जहाँ हम बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अनलॉफुल एक्टिविटी को पर रोक लगाई जा सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉफुल अप्रोच अपनाए। प्लीज नोट इट आउट। I am not in favor of any form, in any form whatsoever, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो, उसका सामना करना है, तदारुक करना है। बट हाँ, अनलॉफुल का तदारुक नहीं किया जा सकता है बाय रिजॉर्टिंग टू अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल का मुकाबला किया जा सकता है विद इन द रेंज ऑफ लॉ। अब मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल का, जो मुझे कहा गया, अब मेरा क्या कसूर है? बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और लॉ में सब लोग बराबर हैं, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप, जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ FIR है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। और इसके अलावा सर मैं ये भी गुजारिश कर लूँगा, मसलन अभी जेलों में है लोग, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में वगैरह में,
अरे साहब कितने साल हो गए कई लोगों को जो इस खित्ते से बाहर जेलों में हैं, क्या हाल है उनका तिहाड़ जेल में। तो मेरा ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे में है नहीं ये, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आपको मौका मिले हमारा कंसर्न आप पहुँचाइए। जो जो बरजमान है बड़ी कुर्सियों पर उन तक पहुँचाइए कि ये जो डर्टी न्यूज़ हैं उनके केसेस का एक बार रिव्यू किया जाए, और अगर कुछ नहीं मुमकिन है कम से कम उनको लाया जाए जम्मू कश्मीर के जेलों में, ताकि उनके रिश्तेदार उनसे वक्तन फवक्तन मिल सके। सर मैंने अभी तो मैं प्लीज मेहरबानी आपने मुझे जब बजट था ना उस वक्त वादा किया, वो टाइम भी देंगे आप। पिछले साल की आपने पिछले साल की बात नहीं सर। तो सर मैं टूरिज्म की तरफ आऊँगा, टूरिज्म की तरफ इसको बढ़ाना है वगैरह सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारा इलाका एक मशहूर इलाका है जिसमें अहरबल है, कोंगोवटन है, जिसमें और जगहें हैं। वो ट्रैकिंग के लिए मिलिटेंसी से पहले काफ़ी नामवर इलाका माना जाता था। उस इलाके को टूरिस्ट मैप में लाया जाए, ये मेरी गुजारिश है, ताकि हमारे इलाके को भी कुछ टूरिज्म सेक्टर से कुछ फ़ायदा मिल सके। और दूसरा, इसके अलावा जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, ये एक बड़ा चैलेंज है सर आपके लिए, बड़ा चैलेंज, और इतना आसान भी नहीं है। मैं पूरे हाउस से अपील कर लूँगा कि हमारा एक यहाँ रंगाराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की है, किस दौर में हुआ, कैसे हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमारे पानी पर हमारा दावा कम रहा, वो सब कुछ है। और उसी नक्ता निगाह को मद्देनजर रखते हुए हमारा मुतालबा रहा है दैट जम्मू कश्मीर शुड बी कंपनसेटेड। ये हमने बार बार यहाँ दोहराया और कमीशंस ने भी माना, सिफारिश की, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशंस ने। याद दिलाना चाहिए हम सबको, ये सवाल नहीं है पॉलिटिक्स का, ये आपके इलाके का, मेरे इलाके का, सबका कॉमन कंसर्न है। एंड वी मस्ट अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कम से कम पावर देने में वहाँ आप पहल कर लीजिए, ये हमारी पुरानी डिमांड है। और नहीं सर, इसके अलावा नहीं मेरे पास मैं प्लीज़, और इसके अलावा सर मैं लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर के बारे में कहूँगा। कल्चर के बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हर लैंग्वेज हमारे लिए ज़रूरी है, वेदर इट इज़ कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, व्हाटएवर। लेकिन इसके अलावा जहाँ तक कश्मीरी लैंग्वेज का ताल्लुक है, एक कमेटी भी बनी थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर माना जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, इसीलिए क्योंकि इसकी हिस्ट्री 5000 साल ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। जैसे संस्कृत है हमारे मुल्क में, वैसे कश्मीरी लैंग्वेज की भी एक लंबा सफ़र है, इसको एक दर्जा मिलना चाहिए, वो जो इसका जायज़ हक है। और इसके अलावा सर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ तक पावर का ताल्लुक है, और पावर के बारे में मैं भूल गया कि कुलगाम का इलाका, अनंतनाग का इलाका, अवंतीपोरा इलाका वो इफ़ेक्टेड रहता है। उसमें वजह है कि मीर बाज़ार का जो ग्रिड है वो ओवरलोडेड है, उसे आर्गूमेंट करने की ज़रूरत है। कल ही मुझे फ़ोन आया, एक गाँव है पंडितपोरा, सारे लोग आ गए यारीपोरा में, हड़ताल की, एहतजाज किया। पता है क्यों? जनवरी से उन्होंने कागज़ बनाए हैं हमें पावर दिया जाए जो हमारी ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट ने भी काम किया, कागज़ भी बनाया, कागज़ पड़ा है। जनवरी से लेकर आज तक भी बिजली महकमे ने फरियाद को तो माना, लेकिन उस पर उसका इलाज नहीं किया। ये ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। कब जाकर, बहुत पहले पटवार हल्का बने थे, तब से लेकर काफ़ी एक्सपेंशन भी हुआ, आबादी का भी वगैरह।
उसका नए सिरे से जायज़ा लिया जाए ताकि पटवार भी एक अहम रुकन है गाँव में और उसमें भी तवसी की जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। और लास्ट पर सर, ये हाउस बना है बड़ी मुश्किल से, हम जानते हैं। अब पहले नहीं था, हमें ये जो 7 साल का बीच में उर्सा हुआ, अब ये हाउस बना हमारा मुश्तरका है। सवाल है इसकी क्रेडिबिलिटी का, सवाल है इसके दर्जे का। कौन किस पार्टी से है वो आवाम का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। इधर है या इधर है या इधर है। सर, मैं मिनिस्टर साहिबान से अपील कर लूँगा कि आप भी हम में से ही हैं। आपके लिए ये हाउस भी उतना ही मुकद्दम है जितना मेरे लिए, इनके लिए, बाकियों के लिए। ए मेंबर इज़ अ मेंबर। जब हम कहते हैं अफसरों को अकाउंटेबल बनाना है, जवाबदेह बनाना है और प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को भी अकाउंटेबल बनना है। Because I am responsible for my constituency. I can't afford that my government or any government can ignore my constituency. I can't afford it. मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। और इसी वजह से मेरी एक गुजारिश है, हमें पीए मिलता है असेंबली मेंबरों को। क्या एक पीए, यहाँ इनके पास 20-20 होते हैं तब भी काम नहीं होता। हमारे पास कम से कम जो दूसरी रियासतों में भी है, कई रियासतों में, वहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी असिस्टेंस के लिए एक आदमी मिलता है अपार्ट फ्रॉम पीए। इस पर तो गौर कर ले चीफ मिनिस्टर साहब, ताकि एमएलएस को भी स्ट्रेंथन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सजाद शाहीन साहब, 5 मिनट टाइम मिला आपको पार्टी की तरफ से, बस 5 मिनट में। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जहाँ मैं कल तारगामी साहब, प्लीज़ सिर्फ एक चीज़ रह गया, वो है माइग्रेंट्स का। माइग्रेंट्स के लिए हमारी गुजारिश है, वो हम एक हैं, उनकी वापसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई पैकेज, कोई रास्ता ढूंढा जाए ताकि हेडक्वार्टर पर, और उनके जो मसाइल है यहाँ जगती देख लीजिए, खंडरात बन चुका है, बहुत अभी गिर भी गया था कुछ कमरे वहाँ, उसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मिजरीज को डिवाइड नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, टेरिटरी और फेथ। अब आ गई बात आपकी, आ गई एक सेक्शन है माइग्रेंट, आ गया इन हालात में काफी परेशान है। चलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ बनिहाल, वो उसमें मरकजियत की एक अहमियत की हामिल है। और कश्मीर का गेटवे, जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कश्मीर का गेटवे है, वहीं से कश्मीर शुरू होता है। हमने कल अपनी बात में जहां पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी और न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो खसारा हुआ है उसको कंपनसेट करने की बात की थी, बल्कि ये गुजारिश की थी कि हमारा जो शेयर एनएचपीसी के साथ 12% का है उसको बढ़ा के कम से कम अभी जब तक कि हमारे प्रोजेक्ट्स वापस आए 50% किया जा सके, और उन 50% में से 2% खिते चिनाब के आवाम को उसमें उसको दिया जाए इंसेंटिव, ताकि जो डैम इंस्टीट्यूट सिस्मिक जो खतरे हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें कम से कम कंपनसेट हो जाए। टूरिज़्म के हवाले से मुझे जो बात कहनी है कि वो ये कि एक रिवायत है कि हम एक ट्रेडिशनल टूरिज़्म, एक कल्चर हमने डेवलप किया है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी 90% आवाम जो है देहात और रूरल एरियाज़ के अंदर रहती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ उसको अल्लाह ने खूबसूरत हुस्न से माला माल किया हुआ है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई ऐसे इलाके हैं जो ज़बरदस्त, उनमें टूरिज़्म पोटेंशियल है, अगर उनको टैप किया जाए और उनको सियाहत के नक्शे पे लाया जाए। मेरे इलाके में महू इलाका एक ऐसा है जहाँ पे विंटर स्कीइंग का, स्नो स्कीइंग का बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, हाइकिंग का बड़ा पोटेंशियल है। गूल इलाके में हमारे पास एक तटा पानी के नाम से एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसको हम हेल्थ टूरिज़्म के तर्ज पे हम डेवलप कर सकते हैं। और
हेरिटेज साइट हमारे गोला गली में है, जो आर्कोलॉजिकल जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके मुताबिक 5 सन ईस्वी में हंस डायनास्टी जो है वहाँ पे आके कई साल वो रुकी है, और घोड़ा गली को हम हेरिटेज साइट की तरफ में डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बानिहाल के मऊ इलाके में अशोकन एक इंस्क्रिप्ट जो है, एक पिलर है, अंग्रेज स्तंभ के नाम से उसे जाना जाता है, उसको हम कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट में हमारे पास चिनाब है, हम उसमें वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे इलाके में बूस्ट हो टूरिज्म। केबल कार और इको टूरिज्म को हमको चलाने के लिए हमारा 2023 में एक ऑर्डर जो है वो हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन हुआ था नंबर 40/3/2022 डेटेड 15/3/2022, जिसमें रोपवेज बनाने का लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ था। उसमें मेरे नील और वासा मार्ग में रोपवे बनाने के लिए एक प्रपोजल बना था, लेकिन अभी तक वो बैक बर्नर पे है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इलाकों में सरगली, शर्वादार, मऊमंगत, संसेरी, जब्बन, ठंडी चा, महाकुंड, रामाकुंडा, जब्बड़ और डगन टॉप के अलावा कई ऐसे जवारी और कई ऐसे इलाके हैं जिनको हम क्लस्टर अप्रोच पे डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कीइंग विलेज बना सकते हैं, मऊमंगत में आर्टिफिशियल स्की टर्फ बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे जब्बड़ में एक लेक है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम महू के अंदर जो है वो बना सकते हैं। मैं जनाब हाउसिंग की तरफ आते हुए यह गुजारिश करूंगा कि म्यूनसिपलिटीज़ का जो क़याम अमल में आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1886 में आया, उसके बाद ग्रेजुअली वक्तन फ़वक्तन म्यूनसिपलिटीज़ को बढ़ाया गया। मेरी ये गुजारिश है कि मज़ीद म्यूनसिपलिटीज़ को बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा खड़ी, रामसू और गूल को म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया जा सके, ताकि ये इनके अपने खुद मुख्तारी के साथ डेवलपमेंट हो सके। हमारे जो गूल खड़ी और इसके अलावा जो म्यूनसिपलिटीज़ को ब्यूटिफाइड टाउन्स को ख़ास तौर पे बानिहाल चूँकि गेटवे ऑफ कश्मीर है, और जब हम कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू का पहला ये स्टेशन रहता है जो जम्मू सूबे की अक्कासी करता है, तो इसको एज ए मॉडल टाउन डेवलप किया जाए, इसकी खूबसूरती के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा सर हाउसिंग का हमने देखा है कि के अंदर जो अननेचराइज थी वो रेगुलराइज की गई, और वो हासिल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को हासिल है, क्योंकि 2002 में मुझे याद है तकरीबन 13 कॉलोनीज जो है वो अथराइज की गई थी। इसलिए मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जम्मू के अंदर वाल्मीकि गांधीनगर कॉलोनी, हमारी शक्ति घर कोलियाँ, चट्टा में गोरखा नगर, कासिम नगर, बागे बहू कॉलोनी, संजय नगर, मलिक मार्केट, चट्टा विलेज, छन्नी रामा, पार्ट ऑफ चवादी, पार्ट ऑफ डिग्याना, पार्ट ऑफ चराड़ा, पार्ट ऑफ सिदरा, रघुड़ा, बठंडी, सुजवा, बजालटा, रायका, निकी तवी, बेली चराना को भी इन्हीं आधार पे इनको रेगुलराइज किया जाए, ताकि ये इलाके भी डेवलपमेंट का इनमें फ़ायदा पहुंच सके। डिस्ट्रिक्ट कैडर जो रिक्रूटमेंट में वो इंटर डिस्ट्रिक्ट पे बैन लगा जाए, और जो 4th क्लास पोस्ट है वो बखसूस कराई जाए हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर के लोगों के लिए, क्योंकि वो जब कंपटीशन, शहरों के कंपटीशन में आते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं होता। और एक जनाब एक और बात मुझे ये करनी है कि आज जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स की बात यहाँ पे हुई, जो लास्ट सेटलमेंट हुआ था वो ठीक कहा सर वाल्टर लॉरेंस ने किया था 130 साल पहले। उसके बाद मेरे ज़िले के अंदर जो लास्ट लैंड सेटलमेंट हुआ है वो 1905 में हुआ है, उसके बाद कोई लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ। आज उसमें क्लियरिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि नए रेवेन्यू विलेजेस को कायम किया जाए और इसको नया लैंड रिफॉर्म किया जा सके। उसके अलावा जनाब बस इसके अलावा एक डिपार्टमेंट का हमारा स्कूल के अंदर दफ्तर जो है वो बंद पड़ा है, उसको खोला जाए। और आखिरी बात सर बच्चों से के हवाले से जो मुझे कहनी है वो ये है
कि दर्जनों पेरेंट्स और बच्चों की जो बैरूनी रियासत में जम्मू कश्मीर के बच्चे ज़ेर तालीम है, ईद के वक्त पे वो आना चाहते हैं अपने घरों को कश्मीर और जम्मू के अंदर, लेकिन एयर फेयर की जो स्काई रॉकेटिंग जो फेयर प्राइस है, एयर फेयर है सर, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। चूँकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि अभी सिविल एविएशन को भी देखते हैं, मेरी ये गुजारिश है, एक तो एयर फेयर को रेगुलेट किया जाए और दूसरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है अपग्रेडेशन की वजह से उसमें काम चल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ट्रेन की है वो बहुत कम है, स्पेशल ट्रेन ईद के लिए चलाई जाए। बस मेहरबानी करके बस नो 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 यू हैव एक्सीडेड योर टाइम, यू हैव एक्सीडेड योर टाइम बाय 2 मिनट्स। आप तशरीफ रखिए, बस आप नहीं आप तशरीफ रखिए ना, आप मेरी तरफ बोले। बस तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, नाम से आप बोल रहे हैं, आप तशरीफ रखिए। राजू जसरोटिया जी, एक मिनट अब ठहरे, एक मिनट। हाँ, आपको कुछ कहना है? अच्छा, मेरी गुजारिश है आपकी पार्टी की तरफ से, जो मुझे लिस्ट में ली है, 8 लोगों की लिस्ट मिली है, आपके पास जो टाइम हमने जो अलॉट किया था उसमें से अभी आपके पास टाइम बाकी है 39 मिनट टोटल बचा है, यानी 1 घंटा 54 मिनट अलॉट हुए थे, 1 घंटा 15 मिनट पहले कंज्यूम हो गए हैं, 39 मिनट रह गए हैं। 39 नहीं, मैं 40 दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके 8 जो हैं फिर सबको 5-5 मिनट मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट पर तकरीर खत्म करेंगे तो आपका जो पूरा टाइम है वो टाइम मैं आपको दे दूंगा, 39 के बजाय मैं 40 मिनट दे दूंगा, ये ठीक है? इसलिए सुनो ना मेरी बात, सुनो, बढ़ाया मैंने इसलिए सबको अकोमोडेट करने के लिए, इसलिए बढ़ाया है। आप सुनो ना, आप सुनिए, आप तशरीफ रखिए, मैं पूरा अकाउंट दे दूंगा आपको। जब से मोशन ऑफ थैंक्स पर यहाँ पर बहस शुरू हुई आज तक कितना टाइम अलॉट हुआ था आपकी पार्टी को या दूसरी पार्टी को, सब पार्टी को, और कितना टाइम किसका पार्टी ने कितना कंज्यूम किया, मैं अकाउंट दे दूंगा। और किसी को शक हो, मेरा रिकॉर्ड आकर चेक कर सकता है। ये कहना है कि मिनिस्टर साहब बड़े बायस्ड हैं, उधर देते हैं इधर नहीं देते, ये नाइंसाफी है हमारे साथ। मैं पूरा अकाउंट दे दूंगा, पूरा अकाउंट देके अगर आप सेटिस्फाई होंगे फिर आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे। हाँ जसरोटिया जी, हाँ सलेता साहब, आपने एलोकेशन टाइम की बात की है, इसमें जो एलओपी का टाइम है उसको आप इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो तो हमेशा उस टाइम में नहीं आते हैं, उनको अलग से आता है। कभी नहीं ऐसा हुआ, मैं भी एलओपी रहा हूँ, अब तशरीफ नहीं, कोई बात नहीं, एलओपी का ये ख्याल जरूर रखूंगा, 2-4 मिनट उसको ज्यादा जाना पड़ेंगे आप मेंबर से, मगर बाकी मेंबरों को 5 मिनट में कंक्लूड करना पड़ेगा। आप मेरे साथ मेहरबानी करके कोऑपरेट करें। बोलिए जसरोटिया जी। धन्यवाद स्पीकर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से जनाब आज टाइम लिया और आपने पहले ही कंस्ट्रेंट लगा दिया, मैं फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। स्पीकर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 11 मार्च के अपने बजटरी भाषण में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, ये देखते हुए कि 61,000 लोग जो डेली वेजर हैं उनके लिए निपटारा, उनके इश्यूज़ को देखने के लिए आपने एक हाई पावर कमेटी बनाई। मगर जनाब, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के पास सारा ही डाटा था, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो उनका स्टेटस है, और जहाँ तक कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, सरकार के पास ऑलरेडी ये सारा डाटा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहती, जहाँ तक एक कमेटी बनाने की बात है, मैं शाम जी को सुन रहा था, उन्होंने खुद एडमिट किया, उन्होंने कहा व्हेन आई वाज मिनिस्टर, व्हेन ही वाज ऑनरेबल उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जनाब उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, मगर हुआ कुछ नहीं।
मगर कमेटी पे कमेटी, दिस इज़ एन अनदर अटैम्प्ट, एक और अटैम्प्ट कमेटी बना के डिले टैक्टिस, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये इसी तरह बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चाहते, विद द स्ट्रोक ऑफ वन पेन ये कार्य हो सकता है। पिछले दिनों जब मैं एतवार को अपने घर गया तो एक बूढ़ा 75 साल का मेरे पास आया, उसका बच्चा भी था, वो भी डेली वेजर है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भी सोचो। हमने कहा सरकार ने कमेटी बना दी है। ही कोटेड मी वन इंसिडेंस। उन्होंने कहा 1979 में एक इरेशनल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, बहुत हाय हल्ला हुआ, तब मैं 35 साल का था, मैंने उस एजिटेशन में पार्ट लिया। एक वजीर कमीशन बना, उस वजीर कमीशन ने 1984 में अमेंड किया, रिकमेंड किया कि 1 जिला श्रीनगर को मिलेगा, 3 जिले जम्मू को मिलेंगे। और 84 और 2007 जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज किया गया। मगर कहने का स्पीकर साहब भाव ये है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद, उस रिकमेंडेशन के बाद इट टुक 23 ईयर्स। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से, सरकार से यही है कि विद स्ट्रोक ऑफ वन पेन कार्य हो सकता था, मगर फिर भी जो सरकार ने किया ठीक है। इनके साथ साथ डेली वेजर के साथ साथ ऐसे कई साथी हैं जो मिनिमम वेजेस से भी नीचे काम कर रहे हैं, उनका इशू भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इनके अलावा हमारे एसपीओज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। एसपीओ एक एसपीओ सर हवालदार से ज़्यादा काम करता है और उसकी सर्विसेज हम लेते हैं फ्रॉम 0 to 15 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, देन 18,000। और मेरा जनाब से आपके माध्यम से गुजारिश है, ठीक है आपका डोमेन नहीं है, ऐसे ही आंगनवाड़ी वाला है। एक आंगनवाड़ी वर्कर एक जूनियर क्लर्क से ज़्यादा काम करती है। जब पेमेंट की बात है, ऑनरेरियम पे बात अटक जाती है। ये दोनों इश्यूज, ठीक है आपका डोमेन नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज राइट, दिस हाउस कैन ऑलवेज अडॉप्ट एन रेजोल्यूशन फॉर दैट। जनाब, दूसरा, जिस ग्रांट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से इस पूरे बजट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जितनी सीरियसनेस और जिस तरीके से पूरे हाउस को अटेंड करते हैं, लगता है ही इज़ वेरी सीरियस। ये इनिंग्स बड़ी सीरियसली खेल रहे हैं। मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से एक निवेदन है, हर वक्त मैं 2005 से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूँ और 2005 से बहुत माइन्यूटली हम वॉच कर रहे हैं कि जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, हर बजट में ये बात होती है, वी नीड टू टैप अवर टूरिज्म पोटेंशियल। सर ठीक है, कश्मीर में हुआ होगा, जितना हुआ है वो भी ना काफ़ी है, मगर जम्मू की हमेशा बात होती है और जम्मू को हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो वाटर टूरिज्म के नाम पे हो, रिलीजन टूरिज्म के नाम पे हो, एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे हो, बहुत सारी बातें आती हैं। आज जम्मू कश्मीर स्थिति में है, आपका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, लोग आएंगे कैसे? व्हेन यू हैव अ कनेक्टिविटी, आपकी आज एयर कनेक्टिविटी बेटर हुई है, आपका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, आपका एक अल्टरनेटिव कनेक्शन सर जो क्या नाम है इसका, अखनूर रजौरी पुंछ वाला है, वहाँ से भी वैली को कनेक्शन है। मेरा निवेदन है, और मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर आप सहमत होंगे, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है और जिला कठुआ है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, बसोली है, बनी है, रजौरी है, पुंछ है, उधमपुर भी है, रियासी भी है। और ये सर बैकवर्ड जरूर है, मगर इस बैकवर्ड एरिया में देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट पोटेंशियल। मेरा एक निवेदन है, आज 2 कनेक्टिविटीज़ हैं इस कश्मीर वैली को, एक जम्मू से है, एक रजौरी पुंछ वाले एरिया से है, जो हमारा कठुआ, बनी, बसोली, भद्रवा, सर एक कनेक्टिविटी हो सकती है। मेरी सबमिशन है, सुजेशन नहीं है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिशन है कि एक प्रोजेक्ट टेकअप किया है ऑनरेबल जितेंद्र सिंह जी ने, 30 उसकी DPR बनी हुई है, 30,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो है कठुआ टू बसोली, बसोली टू बनी, बनी टू भद्रवा एंड देन किश्तवाड़, एक पूरा लिंक को जोड़ता है। इसको हमने करना कुछ नहीं, हमने इसको टेकअप करना है। इसके साथ साथ जो धार रोड वाला प्रोजेक्ट है, इससे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अब एक अल्टरनेटिव सर आपके माध्यम से मैं इस हाउस को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज़ वन ग्रुप ऑफ यंग प्रोफेशनल्स कठुआ में, पिछले 10-12 साल से वो सर काम कर रहे हैं।
उन्होंने हमारे पास एक प्रपोजल लेके आए, उन्होंने कहा है इस रूट की रेल कनेक्टिविटी भी हो सकती है। दे हैव प्रपोज्ड 5 फेज्ड रेल कनेक्टिविटी। वो क्या है, कठुआ से शुरू, अजीजपुर गांव है सर माधवपुर से, अजीजपुर से कठुआ टाउन से बरवाल, बरवाल से बिलावर, बिलावर से मनवाल, मनवाल पीनी पुल से बसोली, बसोली से बनी और बनी से भदरवा। सर ये रेल कनेक्टिविटी होगी और जो रोड कनेक्टिविटी होगी, और जो हमारा सर टूरिज्म सेक्टर है, जहां आप रंजीत सागर डैम से शुरू कीजिए, आपका वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। चाहिए क्या, एक कनेक्टिविटी। एक कनेक्टिविटी सर हमने कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से CM साहब काम कर रहे हैं सर, मैंने उन लड़कों का एक प्रपोजल भी लाया है, आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पेश करूंगा फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस। सर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है सर। दिस ब्लूप्रिंट इज नॉट done by any सरकारी बाबूस, this is done by a young professionals of कठुआ। सरकार के रेफरेंस द पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज चेंज्ड, वी मस्ट एडमिट दिस। इन लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया हमें रेल चाहिए, इन लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, इन लोगों ने एक अनदर सिस्टम ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करते हुए सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर, सर 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 2-4 बातें और है सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर सलाथिया साहब, सर 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 2-3 सर आई टेक 2 मिनट सर, आई टेक 2 मिनट सर। पावर की बात हर मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर ने पावर को रिलेटेड बातें कही है सर। 2 प्रोजेक्ट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ऊज मल्टीपर्पज और शापरकंडी, बोथ ऑफ सिमिलर नेचर। वो देगा क्या, पीने का पानी देगा, इरिगेशन के लिए पानी देगा और पावर जनरेशन के। मैं पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, अगर पुरानी सरकार पंजाब की तरफ बैन ना लगाती काम करने का, तो शापरकंडी आज स्टेज पे ना होता। सर शापरकंडी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सब कुछ बना है, हमारा एक एग्रीमेंट था, उन्होंने हमें 20% पावर भी देनी थी, आज तक मिली नहीं। आई मे बी रॉन्ग और राइट, गवर्नमेंट कैन चेक। दूसरा सर, पहले हमें मिलता था 100 क्यूसिक मीटर पानी, आज हमें मिल रहा है 1100 क्यूसिक मीटर पानी। जब आप 1100 क्यूसिक मीटर पानी लेंगे सर, आपके पास इस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी स्कीम कोलैप्स हो जाएगी। सर जहाँ तक उज मल्टीपर्पज़ की प्रोजेक्ट की बात है, 100 साल पहले सर इसकी नींव रखी गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, 2008 में स्पीकर साहब 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया, और 2008 के बाद पहली बार इसकी DPR बनी 2013 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में, विद द कॉस्ट ऑफ 3631 5850 9,600 कुछ। आज सर उसकी कॉस्ट बनी है 11,000 करोड़ रुपया। मैं इसलिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जब ये कॉस्ट एस्केलेशन हो गया इस 13 वर्षों में, अब जिन्होंने सैंक्शन कर रहे हैं वो उसके ऊपर सर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मेरा जनाब आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 90,000 लैंड इरीगेट करेगा, इसमें 90 मेगावाट पावर की बिजली मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कंडी है वो कंडी नहीं रहेगी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स अगर लगेंगे सर, एक गेम चेंजर। सर आई एम कंक्लूडिंग सर, टाइम ले लिया आपने, दूसरे का भी टाइम ले लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर बोल नहीं सकते आप लोग, आप नहीं बोल सकते, फिर बाकी कोई नहीं बोल सकता, इस तरह से नहीं चलेगा। आप तशरीफ रखिए, आप सुने ना मेरी बात, आप बात मेरी सुनो। पिछले 2014 से बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है? फ्लड आए, 22 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, इसकी वजह से बंद पड़ा है। मैं इसके बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इसके साथ साथ सर रेवेन्यू की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट है, सेक्शन 5 कहती है, सीलिंग लिमिट डिफाइन करती है, सीलिंग लिमिट फॉर वन फैमिली 12.5 एकड़ ऑफ स्टैंडर्ड एकड़ ऑफ लैंड। सर कहाँ 1976, और उसका सर कट ऑफ ईयर क्या लिया गया? 1971 और 2025, मोर देन 54 ईयर्स। सर 54 साल में 3 जनरेशन पैदा हो गई। मेरा निवेदन है सरकार अमेंडमेंट लाए इसमें कि, क्योंकि सर जो 71 में जो फैमिली थी, वो उसकी क्लॉज ये रखी है कि जो 71 में था, जो अगर वो सेपरेट हो गया था तो वो ही विल बी